आज वो जल्दी ऑफिस से उठ गया था। इरादा चचा जान के यहाँ जाने का था। कितने दिन हो गए थे जरिश को देखे हुए, उससे मिले हुए। जिस दिन जफर आया था उस दिन वो उनके यहाँ आई थी। उसके बाद वो नहीं आई थी। फिर समान को लाहौर 4-5 दिन के लिए जाना पड़ गया था। 2 दिन हो गए थे उसे वापस लौटे हुए, मगर वापस आकर वो ऐसा उलझा था कि रात गए फारिग होता था। दूसरा जरिश भी उनके यहाँ नहीं आई थी। आज ऑफिस आते ही उसने 2 बजे के बाद की अपनी सारी मसरूफियत तर्क कर दी थी। अब ऑफिस से निकलते हुए भी उसे 4 बज गए थे। समान अहमद जब उनके घर पहुंचा तो चौकीदार ने गेट खोल दिया था। समान सीधा गाड़ी अंदर ले गया। गाड़ी से निकलते ही पहली नजर लॉन की चेयर पर बैठी जरिश ही पर पड़ी थी। समान के होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आ ठहरी। ऑफिस से निकलते हुए उसने सबसे पहले उसे ही देखने की ख्वाहिश की थी, और बास ख्वाहिशें कितनी जल्दी पूरी हो जाती हैं। वो लॉन चेयर पर बैठी अपनी किताबें बिखराए उनमें गरक थी। ग्रीन हल्के शेड के सूट में वो ढलते सूरज का ही एक हिस्सा मालूम हो रही थी। सुमान अहमद ने अंदर बढ़ने के बजाय उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। अस्सलाम वालेकुम। वो अपने काम में इस कदर मसरूफ थी कि सुमान अहमद की आमद का नोटिस ही नहीं ले पाई। अब सुमान अहमद की आवाज़ पर फौरन उछली, अरे आप सुमान भाई, आप। वो एकदम सीधी होती हुई फिर सुमान को देखकर एकदम बेखुद हो गई थी। कितने दिनों बाद वो देख रही थी। कैसी हो? समान ने उसके दमकते रुखसारों की लाली महसूस करते मुस्कुरा कर पूछा था। जरिश की आंखों के रोशन चमकते दमकते हीरे कुछ और खीरा कन हो गए थे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पता है समान भाई, अभी मैं आप ही को याद कर रही थी, और मैंने चुपके से दिल में दुआ भी मांगी थी कि अल्लाह करे समान भाई आ जाए। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतनी जल्दी आ गए। समान अहमद उसकी बात पर हंस दिया। चलो, तुम्हारी दुआ मुझे यहाँ खींच ले आई है। अब बताओ मुझे क्यों याद किया जा रहा था? कुर्सी घसीट कर बैठते हुए समान ने पूछा तो वो फौरन संजीदा हुई। मुझे ये सवाल समझ नहीं आ रहे थे। कल मेरा टेस्ट भी है और हमारी टीचर ने हमें कुछ नहीं समझाया। पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर थी, अब आते ही टेस्ट दे दिया है। जब से कॉलेज से लौटी हूँ इन्हीं में के साथ उलझी हुई हूँ। उससे फौरन अपना मसला बयान किया। सुमान ने एक गहरी सांस ली। तो मुझे फ़ोन करके बुलवा लेती या फ़राक के साथ मिलकर हल कर लेती। समान ने कहा तो जरिश बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। कहाँ बुलवा ली थी? मैंने उसे फ़ोन करना चाहा था, मगर मामा ने मना कर दिया। बल्कि डांट भी दिया कि मैं खुद ही सवाल हल करने की कोशिश करूं, ख्वाह आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करूं। बल्कि 3 दिन से मुझे आपके यहाँ भी आने नहीं दे रही। पता नहीं क्या होता जा रहा है उन्हें। बात बात पर मुझे डांट देती हैं। आखिर में वो वाकई रंजीदा ही हो गई थी। समान ने हैरानी से देखा। वो मना क्यों कर रही हैं? तुम कौन सा पहली दफ़ा जा रही हो वहाँ? हफ्ते में 2-3 दिन तो ज़रूर जाती हो। मुझे क्या पता, आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। मैं पूछती हूँ तो मुझे, अभी तुम बच्ची हो, तुम्हारी समझ में आने वाली नहीं है ये बातें, जो कहा है वो करो कह कर टाल देती हैं। वो अच्छी तरह जली बैठी थी। समान अहमद मुस्कुरा दिया। वो समान अहमद को मुस्कुराते देखकर मजीद कल से, आप मुस्कुरा रहे हैं? यहाँ मेरा 1 किलो खून जल जल कर खाक हो गया है। बे इंतहा खफगी से उसने कहा था। समान ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट होठों पर रोकी। इस वक्त मैं मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, माँ सिवाय इसके कि तुम्हारे टेस्ट में तुम्हारी हेल्प कर दूं। समान ने मुस्कुराकर उसके आगे से नोटबुक उठा ली थी। एक नजर कॉपी पर डाली, फिर उस पर। वो उन्हें ही देख रही थी। एक लम्हे को समान की नजरें उसके चेहरे पर ठहर सी गई। ढलती सुपहर में वो ग्रीन लिबास में सरसब्ज लॉन का एक दिलकश हिस्सा ही महसूस हुई थी। इससे पहले कि समान हवास से बेगाना होता, उसने फौरन निगाह फेर ली थी। समान भाई, फरा बता रही थी कि आप लाहौर से उसके लिए गोल्ड का लॉकेट लेकर आए हैं। मैंने देखा था, बड़ा खूबसूरत है। समान के आगे किताब रखते हुए उसने यूं ही कहा था। तुम्हें पसंद आया? बॉल पॉइंट लेकर समान ने लिखते हुए सरसरी से पूछा था। जी बहुत ज़्यादा। मेरा दिल चाहा कि मैं, कुछ कहते कहते उसने जुबान फौरन होंठों तले दबा ली। समान ने हाथ रोककर उसको देखा। अधूरी बात का मफहूम वो अच्छी तरह समझ गया था। तुम्हें अगर अच्छा लगा है तो मैं तुम्हें भी ला दूंगा। दरअसल लाहौर में मुझे ये पसंद आया था, और इस वक्त वहाँ सिर्फ एक ही लॉकेट था, वरना मैं तुम्हारे लिए भी ज़रूर लाता। फिर ये FS के हरूफ से मुज़य्यन था। तुम्हारे नाम को ऑर्डर पर बनवाना पड़ता, और मुझे तो अगले दिन ही वापस आना पड़ गया था, वरना ज़रूर ख़रीदता। सुमान ने वजाहत की थी। समान का यह हमेशा से असूल रहा था कि जब भी कराची से बाहर जाना पड़ता था वो फराह और जरिश के लिए कुछ न कुछ ज़रूर लाता था। पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उसने कुछ ख़रीदा भी तो सिर्फ फराह के लिए।
अगर उसे जरिश के नाम के हरूफ से कुनंदा लॉकेट मिल जाता तो वो जरूर लाता। जरिश सामान की वजाहत पर खामखा शर्मिंदा हो गई थी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास तो वैसे ही अच्छी खासी ज्वेलरी है। मामा, हादिया आपा और पापा अक्सर दिलाते रहते हैं। मैं तो यूं ही कह दिया था। पहली दफा आप फराह के साथ साथ मेरे लिए कुछ नहीं लाए थे, इसलिए मैंने भी महसूस किया था। आपने वजाहत कर दी, अब इसकी जरूरत नहीं। बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि आपने मुझे जानबूझकर नजरअंदाज नहीं किया। वो अपनी असली मासूमियत से कहती चली गई। उसमें बनावट नहीं थी, जो दिल में था वही जुबान पर भी। सुमान के दिल में इस वक्त पकड़ धकड़ होने लगी। मेरा ख्याल है कि अब तुम सारी तवज्जो इस जानिब मबजूल कर लो तो बेहतर है। सुमान ने न सिर्फ अपना ध्यान बचाने के लिए बल्कि उसकी भी तवज्जो कॉपी की तरफ मबजूल करवा दी थी। वो फौरन संजीदा होकर कॉपी पर झुक गई थी। जहानत के मामले में वो खानदान की सब लड़कियों से बढ़कर थी। अपनी तालीम के मामले में वो बहुत ज़्यादा संजीदा थी, फिर भरपूर तवज्जो देती थी और कभी कभार सुमान अहमद से भी मदद ले लेती थी। सुमान अहमद को उससे चंद चीदा चीदा नुकात बताने पड़े थे, उसने मिनटों में हल भी कर लिए थे। सुमान अहमद दिल ही दिल में उसके इस कदर तेजी से पिक करने की सलाहियत को सराहे बगैर न रह सका। बस अब मैं बाद में कर लूंगी, मैंने आते ही आपको इस तरह उलझा दिया था। शुक्र है मामा अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली, वरना मेरी शामत पक्की थी। वो समझेगी कि मैंने आपको बुलवाया है। वैसे आप चाय पियेंगे या कोल्ड ड्रिंक? अब अंदर चलें। अगर मामू को पता चल गया ना कि मैंने आपको इतनी देर भूखा प्यासा बिठाए रखा है तो वो मेरी जान को आ जाएंगी। जल्दी जल्दी टेबल से बिखरी किताबें समेट रही थी, इसी रफ्तार से उसकी जुबान भी चल रही थी। सुमन हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। चची जान क्या कर रही हैं? अंदर की तरफ बढ़ते सुमान पूछ रहा था। कल से उन्हें कुछ फ्लू सा महसूस हो रहा था। आपके आने से थोड़ी देर पहले ही लेटी थी, शायद सो गई हैं, वरना आपकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो फौरन कमरे से निकलना आती। उसने आराम से बताया तो सुमान यकदम रुक गया। चची अम्मी की तबीयत खराब है और तो मुझे अब बता रही हो? उन्होंने खफगी से देखा। कसम ले लें, ख्याल ही नहीं रहा, वरना सबसे पहले बताती। सुमान की खफगी देखकर उससे फौरन कहा था, मैं उनके कमरे में जा रहा हूँ, तुम चाय लेकर उधर ही आ जाना। अंदर दाखिल होकर सुमान सीधा उनके कमरे की तरफ बढ़ गया था। जो हुक्म सर, बस मामा से मेरी सिफारिश ज़रूर कर दिएगा कि मुझे आपके यहाँ आने की इजाज़त दिलवा दें। वो आपकी बात कभी भी नहीं टालेंगी। प्लीज़, मेरे अच्छे भाई हैं ना? एकदम उसके सामने आकर वो लजाजत से कह रही थी। सुमान ने तेजी से अपने उठते कदम रोके, वरना उसके यूं सामने आ जाने से टकरा जाने का खदशा था। उसकी इस हरकत में इस कदर मासूमियत और बर्जस्तगी थी कि सुमान अहमद के दिल की धड़कन मिस हुई थी। बेख्तियार सर ने जुम्बिश की थी। थैंक यू सो मच, मुझे पता था आप इनकार नहीं करेंगे, बस आपने मम्मा को मनाना है। मेरे लिए प्लीज़, मेरे भाई हैं ना? अब के उसके मेरे भाई हैं कहने पर सुमान ने अपने मुस्कुराते लब समेटे। उसकी आंखों का सुनहरीपन कॉरिडोर की नीम तारीकी में कुछ और भी सुनहरा महसूस हुआ था। वो रुकी नहीं थी, किताबें रखते अपने कमरे की तरफ चल दी थी। तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ सब कुछ, पागल लड़की। वो अपने कमरे में गुम हो चुकी थी, जबकि सुमान अहमद ने शाइस्ता बेगम के कमरे की तरफ पेशरफ्त की। उससे 2 दफ़ा दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? तीसरी बार के लिए उठता हुआ हाथ रुक गया था। शाइस्ता बेगम की आवाज़ आई। सुमान कमरे में दाखिल हो गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, सिर्फ बेड लाइट थी जो अभी शाइस्ता बेगम ने रोशन की थी। मैं हूँ चची अम्मी। सुमान ने आगे बढ़कर सारे कमरे की लाइट रोशन कर दी थी। वो उसे देखकर हैरान हुई थी। सुमान, तुम इस वक्त? वो कंबल लिए लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। उनकी आंखें सुर्ख रंग की हो रही थी। एक लम्हे को सुमान अहमद को लगा जैसे वो काफ़ी देर से रो रही थी। जी, यूं ही इधर से गुजरता यहाँ चला आया, मगर यहाँ आकर इल्म हुआ कि आपकी तबीयत ख़राब है। सुमान ने फिक्रमंदी से पूछा था और वो हंस दी। कुछ ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा फ्लू हो रहा है। मेडिसिन ली थी, अब तो अफाका है। सुमान उनके पास ही बेड पर बैठ गया था। फिर भी आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, ये छोटा मोटा फ्लू बाज़ औक़ात बिगड़ भी जाता है। सुमान अहमद के लहजे में अभी भी फिक्रमंदी थी। शाइस्ता बेगम हंस दी, बड़ी तल्ख सी हंसी थी। सुमान महसूस किए बगैर रह न सका। क्या बात है? कोई बात हुई है? बगौर उनके चेहरे का जायजा लेते उसने बहुत कुछ अखज़ करते हुए पूछा। उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। कोई बात नहीं हुई, तुम खामख्वाह परेशान हो रहे हो, बस मौसम का असर है और कुछ नहीं। अब कि उन्होंने मुस्कुराने की भी कोशिश की थी, मगर उनका सता हुआ चेहरा सुमान को कोई और ही कहानी सुना रहा था। चची जान,
छुपाया उनसे जाता है जो आपके दिल में उतर कर सब कुछ जान लेने के गुण से नावाकिफ हो। आप सिर्फ मेरी चची अम्मी ही नहीं बल्कि मेरी सबसे मुखलिस दोस्त भी हैं, और आप अपने दोस्त से कुछ छुपा रही हैं। अब कि उसने खफगी से कहा था। मैंने कहा ना सुमान बेटे, कोई बात नहीं हुई, उन्होंने झुंझला कर कहा था। तो फिर आप जरिश को हमारे घर क्यों नहीं आने दे रही? मैं 2 दिन से कराची में हूँ, इससे 4 दिन पहले लाहौर गुजार कर आया हूँ। आपने इन 6-7 दिनों में एक दफ़ा भी फ़ोन करके मुझसे मेरी खरीद दरियाफ्त नहीं की, अपना ख्याल रखने की खास ताकीद नहीं की। और तो और मैं जब से आया हूँ आप अपने कमरे में बंद होकर रोने का शुगल फरमा रही हैं। मैं सामने आया हूँ तो यूं हैरान हो रही हैं जैसे पहली दफ़ा देख रही हैं। सबसे बढ़कर ये कि मुझसे नज़रें चुरा रही हैं, और उसके बावजूद कहती हैं कि कोई बात नहीं। उनका हाथ थामे वो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में शिकवा कर बैठा था। वो पहले तो समान अहमद के इस कदर दुरुस्त अंदाजे लगाने पर हैरान होकर देखे गई, फिर उनकी आंखों की सतह नमी से तर होने लगी। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ 3 बेटियां ही दी थीं, हादिया, नौशीन और जरिश। समान अहमद की मौजूदगी ने उन्हें कभी बेटी की हसरत ही नहीं होने दी थी। इनके लिए समान अहमद बेटों से बढ़कर था। मगर अब कैसरा बेगम और ताहिरा बेगम की बातें सुनकर उनका दिल अंदर ही अंदर रेजा रेजा होकर कहीं बिखर गया था। सुमान, वो सिसकी लेकर रो पड़ी थी। सुमान हैरानी से देखा गया। चची अम्मी, चची। उसने एक बेटे की तरह उन्हें बाजू के हिसार में ले लिया था। वो रोती रही थी, हत्ता के सारे आंसू सुमान के कंधे पर बहा दिए। आप मेरी अम्मी से बढ़कर हैं, बखुदा बताएं, अगर मेरी ज़ात आपके दिल आज़ारी का सबब बनी है तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आप मेरे लिए मेरी अम्मी की तरह हैं। उनके आंसू सुमान को तकलीफ में मुब्तला कर रहे थे। उनका सर अपने कंधे से हटाकर उसने कहा तो शाइस्ता बेगम को एहसास हुआ कि वो कितनी देर से क्या हिमाकत सर अंजाम दिए जा रही थी। कुछ नहीं हुआ, बस दिल भर आया था, रोने को दिल चाह रहा था। जरिश तो यूं ही परेशान हो जाती है। नौशीन भी हादिया के यहाँ गई हुई है। शायद घर में सन्नाटे से घबरा गई हूँ। उन्होंने फौरन से खुद को संभाला था। समान अहमद होंठ पीछे देखता रहा। ठीक है, आप मुझे इस लायक नहीं समझती कि मुझे कुछ बताएं तो मैं चला जाता हूँ। ख्वामख्वाह आपको परेशान करने आ गया। मगर आप तो, बहुत संजीदगी से कहते वो उठ खड़ा हुआ। शाइस्ता बेगम ने उसे देखा। सुमान, तुम गलत समझ रही हो, तुम मेरी बात तो सुनो। सुमान, सुमान। वो आवाज़ें देती रह गई थी, मगर सुमान बे इंतहा डिस्टर्ब हो चुका था। वो अच्छी तरह समझ चुका था कि वो लाख सर पटक ले, वो उसे कुछ भी बताने वाली नहीं है। वो आंधी तूफान की तरह कमरे से निकला था, मगर जरिश को देख कर रुक गया। वो चाय की ट्रॉली घसीटे उसके सामने ही आ रही थी। उसे कमरे से निकलता देख कर रुक गई थी। अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अभी तो चाय तैयार करके लाई हूँ, आप पी कर जाए। और हाँ, मामा से बात की? समान अहमद लब भींचे खड़ा था। उसे देखकर भी उसके जावियों में फ़र्क न आया तो जरिश मुतवज्जे हुई। क्या हुआ है? वो कुछ परेशान हो गई थी क्योंकि समान के उक़ब में मामा भी खड़ी थी। जरिश की वजह परेशानी समान अहमद नहीं बल्कि मामा का मतूरम चेहरा था। मामा, क्या बात हुई है? आप रोई हैं? वो ट्रॉली वहीं छोड़कर फौरन माँ की तरफ बढ़ी थी। उसके उनके कंधों को थामकर बेतहाशा परेशान हो गई थी। उससे मामा को कभी रोते नहीं देखा था, और अब उनका चेहरा। सुमान, चाय पी कर जाना। मामा ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। उनकी सारी तवज्जो समान अहमद की तरफ थी जो उनसे नाराज़ होकर जा रहा था। नहीं चची अम्मी, एक बहुत ज़रूरी काम है, इस वक्त चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। जरिश कभी हैरानी से मामा का रोया मतोरम चेहरा देख रही थी तो कभी समान अहमद के तासुरा समझने की कोशिश कर रही थी, जो अपनी बात कहकर रुका नहीं बल्कि तेज तेज कदम उठाता चला गया था। मामा, क्या बात है? सुमान भाई आपसे नाराज़ होकर गए हैं? जैसे ही सुमान बाहर निकल गया था जरिश की भी हैरानी ख़त्म हो गई थी। उसने रुख शाइस्ता बेगम की तरफ किया था। तुमने सुमान को क्यों बुलाया था जबकि मैंने मना कर दिया था? तो वो सख्त लहजे में पूछ रही थी। जरिश भौंच कर रह गई। माँ, वो कुछ भी समझने से कासिर थी। मैंने उन्हें फ़ोन करके क्यों बुलाया ना था? जब आपने एक दफ़ा मना कर दिया था तो वो मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखता था। मैंने पहले कभी आपके इजाज़त के बगैर कोई कदम उठाया है जो अब उठाती? वो दुख से कह रही थी। तो फिर सुबान को कैसे इल्म हो गया कि मैं तुम्हें उनके यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे रही? ओह, तो ये बात। मगर मामा को इस कदर गुस्सा क्यों आ रहा है? वो हैरानी से सोच कर रह गई। मैंने उनसे जिक्र किया था। उसे लगा मामा सिर्फ उसकी इस बात पर रोई हैं।
मगर इतनी सी बात पर यूं बुरी तरह तो नहीं रोया जाता कि यूं चेहरा सुर्ख हो जाए। वो उलझ कर रह गई थी। मगरिब की अजान हो रही है, अपने कमरे में जाकर नमाज अदा करो और उसके बाद अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। बहुत नालायक होती जा रही हो तुम। सेकेंड डे में आ चुकी हो, मगर तुम्हारा बचपना जूं का त्यों बरकरार है। ना जाने कभी अकल आएगी तुम्हें। उन्होंने उसे बेभाव की सुनाई थी। वो मुंह खोले हैरत से गेंग देखती रह गई, जबकि वो उसकी तरफ से रुख मोड़कर वापस कमरे में जा चुकी थी। सर, शहवाना जमान से मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन इस लिफाफे के अंदर है, साथ तस्वीर भी। लाला मंसूर सिर्फ सियासी ही नहीं, अपने इलाके की बड़ी जोरावर शख्सियत भी है। एहसान मंसूर उसका इकलौता बेटा है। इस वक्त शहवाना जमान अपनी माँ बदरारा के साथ एहसान मंसूर के अता करदा फ्लैट में रह रही है। शहवाना की पहली शादी उसकी माँ बदरारा ने अपने एक जाने वाले तहसीन खान से की थी। खासी मोटी ताजी असामी था। खूब लूटा दोनों माँ बेटियों ने उसे। वो करोड़पति से कंगलापति बन गया तो उसकी माँ ने शहवानों को वहां से तलाक दिलवाकर दूसरी जगह शादी करने की हिमाकत करने के बजाय कई अकल के अंधों को उल्लू बनाया था। अब बदरारा की नज़र एहसान मंसूर पर है। एहसान मंसूर भी शहवाना पर जान छिड़कता है, जबकि लाला मंसूर को अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत थी और वो नहीं चाहता कि उसका बेटा ऐसी औरतों के हाथों बर्बाद हो। लाला मंसूर के लिए उन दोनों माँ बेटी को ख़त्म कराना मुश्किल काम नहीं था, मगर एहसान मंसूर ने अपने बाप को धमकी दे रखी है कि अगर उन माँ बेटी का बाल भी बीका हुआ तो वो खड़े खड़े अपनी जान दे देगा। शारिक जमान के सामने बैठा उसका सबसे अहम रिपोर्टर उसे ये सब इंफॉर्मेशन दे रहा था। इस दौरान शारिक जमान ने उसे कतई नहीं टोका था और न ही किसी किस्म की राय का इजहार किया था। रिपोर्टर इमरान की फराहम करदा मालूमात से वो पहले ही बाखबर था। उसका शारिक के सामने रखा हुआ लिफाफा भी जूं का तू था। शारिक जमान ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाने की कतई कोशिश भी नहीं की थी। शहवाना जमान की अपने पहले शौहर तहसीन खान से कोई औलाद भी है? अपने अंदर की वहशत से घबरा कर उसने पेपर वेट उठा लिया था। एक हाथ से दूसरे हाथ पर मुंतकिल करते उसने सपाट लहजे में पूछा, जी सर, उसका एक बेटा है। दोनों माँ बेटी उसको अपने साथ रखती हैं। दरअसल तहसीन खान की अच्छी खासी जायदाद हथियाने के बावजूद दोनों माँ बेटी ने बेटे को अदालत के जरिए हासिल कर लिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता तहसीन खान दोबारा अपनी बुनियादें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इमरान ने तफसीलन बताया था। अच्छा, अब तुम जाओ और मंसूर साहब को कॉल कर देना और बता देना कि रिपोर्ट शाया हो जाएगी। एकदम उसके अंदर की वहशत इस कदर बढ़ चुकी थी, शारिक जमान को खदशा लाहक हुआ कि वो कहीं इमरान के सामने ही खुद पर कंट्रोल न खो दे। उसने एकदम कतई अंदाज में हुक्म देते हुए उसे चलता किया था। जी। वो बाहर चला गया। शारिक जमान उठकर कमरे में टहलने लगा था। शहवाना जमान, कोई उसके अंदर से चीखा था। वो गहरे गहरे कश लेने लगा। जमान और बदरारा की बेटी। किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़े बरसाना शुरू कर दिए थे। नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ बदरारा की बेटी है। उसका जमान हसनैन से कोई ताल्लुक नहीं है। मेज पर कई चीजें धमक से नीचे गिर गई थी। इस तरह से ताल्लुक खत्म नहीं हो जाते शारिक जमान। वो जमान हसनैन की बेटी ही नहीं, हसनैन की पोती भी है, और सबसे बढ़कर वो तुम्हारी बहन है, सिर्फ तुम्हारी बहन। कोई उसके अंदर बैठा जोर से चीखा था। शारिक जमान का इश्तियाल बढ़ने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे उसके दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो कमीनी बदजात मेरी बहन कैसे हो सकती है? वो तो सिर्फ एक तवाइफजादी है, बदरारा की बेटी, शहवाना बदरारा। बस वो अपने होशो हवास खोता जा रहा था। तुम रिश्तों से इनकारी हो रहे हो। आज मंसूर लाला तुम्हारे सामने आकर तुम्हें बता रहा है कि शहवाना जमान उसके बेटे की रखेल बनी हुई है, और वो तुम्हारे सामने तुम्हारी बहन को गाली दे गया था। तुम्हारे अंदर की गैरत कहाँ जा सोई थी जो उसका तमाचा लफ्ज रखेल की सूरत में बर्दाश्त कर गए? तुम्हें तो गैरत से मर जाना चाहिए था। कोई उसके अंदर बैठा मुसलसल कचोके लगा रहा था, उसके दिमाग पर हथौड़े बरसा रहा था। वही जो मुसलसल बचपन से अब तक उसके ताक़ुब में था, वही जिसने उससे उसके बचपन की मासूमियत छीन ली थी। उसके अंदर महरूमियों के लामतनाही सहरा दिए थे, जिससे रिश्तों से नफरत हो गई थी, जिससे अपनी ज़ात से नफरत हो रही थी। बदरारा, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। दुआ करो तुम कभी मेरे सामने ना आना।
वरना मैं बेटा होने का हक न अदा कर पाऊंगा। तुम्हारी शोहरत मुसलसल मेरे ताक़ुब में रही है, पहले पहल तुम्हारा हवाला बनकर, फिर तुम्हारी याद बनकर, और अब तुम्हारी बेटी शहवाना जुबान की सूरत में। मैं गलत लोगों में उठने बैठने लगा हूँ, मैं खुद को भूल चुका हूँ। उसके बावजूद तुम्हारी शोहरत मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मेरी माँ एक तवाइफ है, मैं एक तवाइफ ज़्यादा हूँ। वो अपने आप से लड़ रहा था, अपने अंदर उठने वाली आवाज़ों को दबा रहा था। यूं ही इधर से उधर चक्कर लगाते उसकी नज़र उस खाकी लिफाफे पर जा ठहरी जो उसका रिपोर्टर उसके टेबल पर रख कर गया था। उसमें मुकम्मल रिपोर्ट के साथ तस्वीर भी थी जो लाला मंसूर ने भिजवाई थी, बल्कि शारिक जमान के मुंह पर तमाचा मारा था। जिस शख्स को शहवाना जुमान का बायोडाटा इकट्ठे करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, वो कैसे बदरारा बेगम की साबका शोहरत से बेखबर होगा? और इस शख्स ने रिपोर्ट शाये करवाने का बंदोबस्त भी किससे करवाया था? बदरारा के बेटे शहवाना जमान के भाई के हाथों। कितना अक्लमंद और चालबाज शख्स था। जानता था एक भाई अपनी गैरत पर पड़ने वाली चोट कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो एक तीर से दो शिकार करना चाहता था, अपने बेटे को भी नहीं खोना चाहता था, और बदरारा बेगम के साथ साथ उसकी बेटी का भी पत्ता साफ कर देना चाहता था। वाकई शारिक जमान उस शख्स की जहानत पर अश अश कर उठा। शारिक ने आगे बढ़कर खाकी लिफाफा उठा लिया था। लिफाफे को चाक करते हुए उसके हाथों की उंगलियां कांपी थी। उसके सामने लाला मंसूर की भेजी गई तस्वीर थी। तस्वीर पर एक नज़र डालकर शारिक जमान का जी चाहा कि काश इस लम्हे उसके सामने शहवाना जमान होती तो वो अपने हाथों से इस औरत का गला दबा देता। एक तस्वीर में बदरारा थी। वो इस औरत को यकसर फरामोश कर चुका था, मगर उसका एक एक नक्श उसके दिलो दिमाग पर सबत हो चुका था, और अब वो उस औरत को जो कि इसे सिर्फ जन्म देने का सबब बनी थी देख रहा था। माहो साल इस औरत पर सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क छोड़ पाए थे। वो आज भी वैसी थी जैसे शारिक जमान ने तस्वीरों में देखी थी। उम्र बढ़ चुकी थी, जिस्म फर बही माइल हो चुका था, मगर खूबसूरती जूं की तू थी, जिसका असर उसके सादा लुह बाप पर हुआ था। एक ईमानदार बाहयाब बीवी और नन्ही सी बेटी रिफत जमान की मौजूदगी के बावजूद वो उस चालाक व चालबाज औरत की अदाओं का घायल हो गया था। फिर वो उसे एक बेटे का तोहफा देकर कहीं चली गई थी। कहाँ? उसका बाप यही गम खाए कब्र में जा उतरा था। उसकी पहली बीवी शारिक जमान की पाली पोसी थी, बेटे की तरह मोहब्बत दी थी, मगर बदरारा की परछाई ने उस शारिक जमान को ना बचा सकी, हत्ता कि वो हवादिस ज़माना का शिकार हो गया। अच्छे बुरे की तमीज़ के बावजूद वो गुनाहों में लज्जत महसूस करने लगा। जब उसकी माँ उसके बाप की जमा पूंजी चुरा कर भाग रही थी, उसने पलट कर बेटे का एहसास तक नहीं किया था, तो वो अपना एहसास कैसे कर लेता? उसे दुनिया ने जो दिया था वो दुनिया को लौटा रहा था। अपने ख़ानदान में बहुत कम मिलना मिलाना था। सिर्फ इस पढ़ाई से भागते भागते वो न जाने किन अंधेरों का मुसाफिर बनता जा रहा था, जिनकी ना कोई मंजिल थी, ना ही वापसी का कोई रास्ता था। उसका एक छोटा सा प्रेस मीडिया था। वो पैसा कमाने के लिए हर जायज़ व नाजायज़ चीज़ शाया करता था, चाहे वो अशात फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक हो या सियासत से मुतालिक, वो हुक्काम बाला से मुतालिक हो या फिर किसी की ज़ाती मुखालफत से मुतालिक। वो बिला खौफ व ख़तर हर काम कर जाता था। जिस तरह पैसे उसके हाथ में आ रहा था, उस तरह लौटाता भी जा रहा था। तस्वीरों को लिफाफे में डालकर उसने टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखें लहू रंग हो रही थीं। उस रिपोर्ट को शाया करके वो अपनी गैरत का खून करने जा रहा था, अपने अंदर के गैरतमंद मर्द को मार रहा था इस रिपोर्ट में शामिल तस्वीरों को शाया करके। बदरारा बेगम, बस तुम तैयार रहना। तुम और तुम्हारी बेटी को मेरे हाथों से इबरतनाक मौत से कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। वो दोबारा कुर्सी पर गिर चुका था। थक हार कर उसने कुर्सी की पोस्ट से सर टिका लिया था। वो हालात का मारा हुआ शख्स था, और यही मौत उसके जिस्म और रूह के मुकद्दर में भी थी। कॉलेज से आने के बाद नमाज ज़ोहर अदा करके खाना खाकर वो लेट गई थी। असर के करीब आंख खुली थी। नमाज अदा करके वो किताबें समेटकर बाहर लॉन में आ बैठी थी। 2 दिन हो गए थे, जरिश भी नहीं आ रही थी। आज कॉलेज में बता तो वो रही थी कि चची अम्मी ने उसे यहाँ आने से मना किया था। जरिश की जुबान से सुनकर वो खुद भी हैरान थी। कल कॉलेज में टेस्ट था और जरिश होती तो वो दोनों मिलकर तैयारी कर लेती, मगर अब लग रहा था कि उसे समान भाई से मदद लेना हो गई। ताहिरा बेगम किचन में मसरूफ थी। आजकल उनका गुस्सा वैसे ही आसमान को छू रहा था। ऐसे में फराह उनसे दूर ही रहती थी, क्योंकि उनका सारा नज़ला इसकी नातवा जान पर ही निकला करता था।
आज तो वैसे भी कैसरा खाला आई हुई थी। वो कॉलेज में थी जब उनकी आमद हुई थी। घर लौटी तो वो जा रही थी। अम्मी का मूड खासा जारहाना हो रहा था। वो फौरन अंदाजा करके अपने कमरे में घुस गई थी। सिर्फ खाना खाने किचन में आई थी। उसके बाद अब कमरे से निकली थी। वो सीधी लॉन में चली आई। इतना तो वो भी समझ चुकी थी कि अम्मी उसे पढ़ता देखकर खुद ही जल कुड़ लेंगी, इसे कुछ नहीं कहेंगी। अली भी खाना खाकर निकल गया था। अब्बू ने उसे अपने ऑफिस बुलवाया था। शायद उसे चचा अब्बू के साथ कहीं भेजना था। अक्सर वो चचा अब्बू के साथ कहीं ना कहीं जाता रहता था, खास तौर पर मीटिंग्स वगैरह में। अब अक्सर अब्बू उसे बिजनेस के उमूर से आगाह करने लगे थे। उनका ख्याल था कि वो अभी से ही उनके साथ उठा बैठा करे, इस तरह वो बिजनेस की तरबियत हासिल कर सकता है। वो किताब खोली नोटबुक पर लिखने में मसरूफ थी जब चौकीदार बाबा चले आए। उनके हाथ में फूलों का बुके था, साथ में शायद कार्ड भी। फरा बेटा, आपके लिए कोई ये दे कर गया है, कह रहा था कि आपको दे दूं। क्या, मेरे लिए? वो हैरान होकर सुर्ख गुलाबों से बने गुलदस्ते में सजे बुके को देख रही थी। जी, उन्होंने आप ही का नाम लिया था, फिर मुझसे साइन करवा के चला गया। उसने उलझते हुए उनसे फूल और कार्ड ले लिए थे। कौन हो सकता है? उसने सोचा, अच्छा अब जाए, मैं देख लेती हूँ। फिर उसने कहा। फूलों की महक उसे मज़ीद मतोहश कर रही थी। उसने जल्दी से कार्ड खोला। माई डियर स्वीट लव। उसका इंतहाई खूबसूरत कार्ड था। कार्ड खाली था मगर उसके अंदर रखा सफ़ा खाली न था। फरहा ने कार्ड मेज़ पर रखकर कागज़ उठा लिया था। हिजर के महताब सुन, हम भी हैं तेरे हम सफ़र, हमसे भी कोई बात कर, हम भी तो तेरे रफ़ीक हैं। हमसे न इज्तनाब कर, दस्ते फ़िराक़ यार में, अज़लों के हम रकाब सुन, हिजर के महताब सुन। वक्त में जब ना चैन हो, वक्त से क्या गिला करें, उससे कहाँ गिला करें, राह में उसको रोक लें, कैसे ये हौसला करें। तू तो हमारे साथ चल, तू तो हमारे ख्वाब सुन, तारों में इंतशार है, किसी की निगाह के सबब, अपनी ही चाह के सबब, हमने जिसे गंवा दिया, शिद्दते राह के सबब, उसके गमे फिराक का, हमसे कुछ हिसाब सुन, हिजर के महताब सुन। जज्बों से गुंधी ये नज्म फरह के अंदर अजब सा इंतशार बर्पा कर रही थी। नज़म के अख्ताम पर रकम तराज था। इस नज़म को पढ़ने के बाद मेरी मेल्स का रिस्पॉन्स दें, वरना यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक आप मेरे लिए संजीदा नहीं हो जाती। माई डियर फरह सईद अहमद। वो इंतहाई ब्लैकमेलर था शख्स। फराह ने मुठ्ठियां भींच ली। दिमाग सोचने समझने की सलाहियतों से मफलूज हो रहा था। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो कौन है, क्यों मेरे ही पीछे पड़ गया है? वो रो देने को थी। इश्तियाल में आकर उसने कार्ड समेत कागज़ के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ब्लैकमेलर, जलील इंसान। फराह को लग रहा था कि उसके दिमाग की कोई न कोई रग फट जाएगी। उसने एक कहर भरी नफरत अंगेज नजर फूलों के बुके पर डाली थी। गुस्से से उसने खूबसूरत अंदाज में बनाया गया गुलदस्ता बिखेर दिया था। सुर्ख गुलाबों की पत्तियां इर्द गिर्द बिखर कर एहतजाज करने लगी थी। इससे पहले कि अम्मी लॉन में चली आती, उसने बिखरे फूल, फूलों की टहनियां और रैपर उठाकर गेट के एक तरफ पड़े कूड़ादान में सारा ढेर डाल लिया था। अब कुछ भी पढ़ने का मूड नहीं था। उसने कोफ्त, झुंझुलाहट और परेशानी से उकताकर किताबें उठाकर अपने कमरे की राह ली, मगर राहदारी में ही उसे रुकना पड़ा। माजदा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। माजदा उनकी कुल वक्ती मुलाजमा थी, चौकीदार बाबा की बेटी। इस वक्त अम्मी के साथ किचन में इस वक्त अम्मी के साथ किचन में मसरूफ़ थी। शायद घंटी बजने पर वो इधर आई। जी, मैंने कहा ना कि यहाँ कोई प्रिंसेस नहीं रहती, गलत नंबर है। अजीब ढिठ इंसान हैं आप, एक दफ़ा कही बात का असर नहीं होता। माजदा गुस्से में कह रही थी और फराह के पांव तले से ज़मीन सिरकती जा रही थी। या अल्लाह! इससे पहले कि किताबें हाथ से निकलकर ज़मीन पर गिरती, उसने फ़ौरन माजदा की तरफ कदम बढ़ाए। माजदा फ़ोन रखकर बुड़बुड़ाती हुई जाने लगी थी। उसे देखकर रुक गई। किसका फ़ोन है माजदा? उसकी ज़बान लड़खड़ाई। माजदा ने नाक सुकेड़ी। पता नहीं कौन बदतमीज़ है बेबी जी, मुसलसल तंग कर रहा है। रोज़ इसी वक्त फ़ोन कर देता है कि मुझे प्रिंसेस से बात करनी है। 1000 बार उसे कह चुकी हूँ कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती, मगर वो भी ढीठ है। वो उकताकर बता रही थी और फराह का रंग मजीद जर्द हो गया। तो ये ब्लैकमेलर शख्स इस हद तक पहुंच गया है। उसका जी चाहा कि फूट फूट कर रोए। वो बेबसी की इंतहा पर थी। माजदा वापस किचन में चली गई थी। वो बमुश्किल अपने आप को घसीटती कमरे में पहुंची थी। किताबें मेज़ पर पटक कर वो बिस्तर पर बैठकर मुमकिन कार्रवाई पर कुढ़ने लगी थी।
ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا کہ دیکھے تو صحیح کہ نمبر ہے کون سا۔ اپنے کمرے میں رکھے ایکسٹینشن میں اس نے آنے والی کالز میں CLI پر نمبر دیکھے تھے۔ سب سے پہلے جو نمبر تھا وہ پاکستان کا نہیں تھا، شاید کسی باہر کے ملک کا تھا۔ وہ نمبر کو گھورے گئی۔ وہ شخص پاکستان میں رہتا ہے، پھر یہ نمبر؟ وہ الجھ کر رہ گئی۔ چلو یہ مان بھی لوں کہ اس نے مجھے پاکستان کے نام پر جھوٹ بھی بولا ہو، تو پھر اس نے یہ کارڈ اور پھول خود سے کیسے بھجوا دیے؟ وہ جوں جوں سوچتی فکر مند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر یوں ہی آزمانے کو اس نے وہ نمبر ری ڈائل کر دیے تھے، مگر دوسری جانب کمپیوٹر آپریٹر کی آواز سن کر وہ کڑوا گھونٹ پی کر رہ گئی تھی۔ یہ نمبر آف تھا۔ کمپیوٹر آپریٹر اسے کچھ دیر بعد نمبر ڈائل کرنے کو کہہ رہی تھی۔ فرح کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ آخر کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس رات کے بعد اس نے دوبارہ کمپیوٹر آن ہی نہیں کیا تھا۔ اگر کمپیوٹر ایک دو دفعہ آن کرنے کی ضرورت پڑی بھی تو وہ صرف کمپیوٹر تک رہی، انٹرنیٹ کو چھیڑا بھی نہیں تھا۔ کیا شخص تھا وہ بلیک میلر؟ پہلے اس کو ای میل کی تھی، پھر اسے مسلسل زج کرتا رہا تھا، اور اب اگر اس نے اس شخص کی ای میلز کی جانب سے خاموشی اختیار کی بھی تھی تو وہ ان ہتھ کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ فرح کو حقیقتاً اس شخص سے نفرت محسوس ہوئی تھی جو اسے مسلسل ذہنی اذیت پہنچا رہا تھا۔ نفیسہ پھپھو نوشین کو چھوڑنے آئی تھی، مگر یہاں آ کر گھر کی خاموشی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زرش ان سے بظاہر خوش ہو کر ملی تھی، مگر اس کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ کوئی بات ہوئی ضرور ہے۔ شائستہ بیگم بھی خوش مزاجی سے ملی تھی۔ نفیسہ سعید احمد اور سعود احمد کی نہ صرف اکلوتی بہن تھی، بلکہ شائستہ کے اکلوتے بڑے بھائی جمال کی بیوی ہونے کے ناطے بھابھی بھی لگتی تھیں۔ دوسری طرف ہادیہ کی شادی وقار سے ہونے پر رشتہ مزید گہرا ہو گیا تھا۔ نفیسہ کے 5 بچے تھے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بڑے بیٹے وقار تھے جو کہ ہادیہ کے شوہر بھی تھے، پھر 2 بیٹیاں زویا اور ماریا، دونوں کی شادیاں طاہرہ کے بڑے بھائی کے بڑے دونوں بیٹوں سے ہوئی تھیں۔ اس کے بعد سعد جمال تھا جو کہ امریکہ میں ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس کا آخری سال چل رہا تھا، چند ماہ رہ گئے تھے اس کی واپسی کو۔ سعد کے بعد ستارہ تھی جس کی شادی چند ماہ پہلے غفان کے بڑے بھائی قادر سے ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں خوش تھی، وہ بھی اپنے گھر میں خوش تھی۔ غفان نہ صرف سعود احمد کے چہیتے دوست ہارون آغا کا بیٹا تھا بلکہ نوشین کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں کی منگنی ستارہ کی شادی کے 1 ماہ بعد ہی ہو گئی تھی۔ نوشین BA کی اسٹوڈنٹ تھی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا وہ پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھی، ادھر سے ہی کالج چلی جاتی تھی۔ گھر میں کل سے زرش کو ڈانٹنے کے بعد سے بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ زرش شائستہ بیگم سے اچھی خاصی ناراض ہو چکی تھی۔ کل شام سے کمرے میں بند تھی، صبح کالج گئی، واپس آ کر پھر کمرے میں بند ہو گئی۔ اب پھپھی کو دیکھ کر ہی کمرے سے نکلی تھی، سلام دعا کر کے ایک طرف ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ شائستہ بیگم کو اس کا یہ انداز بہت زیادہ کھولا رہا تھا، مگر کل اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکی تھیں، اس لیے خاموش رہیں۔ آج سعود احمد بھی جلدی آ گئے تھے۔ وہ کسی بھی بات سے قطعی بے خبر تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں کسی بات کا علم ہو۔ آپا، آپ رات رہیں گی نا؟ کھانے سے فارغ ہو کر سعود احمد نے پوچھا تھا تو نفیسہ آپا نے سر ہلا دیا۔ ہاں، آج رات رہنے کے لیے ہی آئی ہوں، بہت دن ہو گئے تھے تم لوگوں سے ملے ہوئے، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ آپا، چائے پئیں گی؟ سعود احمد آپا کو لے کر لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ شائستہ بیگم بھی وہیں چلی آئیں۔ نفیسہ آپا نے سر ہلا دیا۔ وہ کچن میں جا کر نوشین کو چائے کا کہہ کر واپس آ گئیں۔ زویا اور ماریا کیسی ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے شائستہ بیگم نے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، پچھلے ہفتے ہی ان کے ہاں گئی تھی، بال بچوں سمیت خوش ہیں اپنے گھروں میں۔ ستارہ بھی آئی ہوئی تھی، کل ہی گئی ہے۔ اچھے لوگ ہیں ہارون آغا بھی، پہلے تو صرف دوستانہ تعلقات تھے، اب تو رشتہ داری بھی ہو گئی ہے، اپنوں سے بڑھ کر ہیں۔ شائستہ نے تعریف کی تھی۔ ہاں واقعی، یہ زرش کہاں گئی ہے؟ کھانا کھاتے ہی اٹھ گئی۔ ارد گرد دیکھتے زرش کو تلاش کرتے انہوں نے پوچھا تو شائستہ نے پہلو بدلا۔ وہ کمرے میں جا چکی ہے، آج کل اس کے کالج کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سارا دن کتابوں میں ہی الجھی رہتی ہے۔ تاہم انہوں نے مسکرا کر کہا تھا، کل قیصرہ ہمارے ہاں آئی تھی، کہہ رہی تھی سعید احمد اور طاہرہ کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ میں ادھر ایک چکر لگا لوں، اسی لیے پہلے ادھر آئی ہوں، کل ادھر کی بھی خبر لوں گی۔ طاہرہ تو سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی، مگر کیا کریں، بھائی اور بچوں کا خیال آتا ہے، ورنہ کیا پڑی ہے روز بے عزتی کروانے آ جائے۔ نفیسہ آپا نے خود ہی بات شروع کر دی تھی۔ شائستہ چپ رہی تھی۔ سعود احمد حیران ہوئے تھے، مگر بھائی جان اور طاہرہ کے درمیان جھگڑا کیوں چل رہا ہے؟ اب کیا بات ہو گئی؟
रोज मुलाकात होती है? ऑफिस में मुझसे तो कोई बात नहीं हुई उनकी। सऊद अहमद ने भी पूछा। नफीसा आपा ने गहरी सांस ली। सुमान अहमद के रिश्ते की बात की वजह से ताहिरा अपनी भांजी फौजिया को बहू बनाकर लाना चाहती हैं, मगर सईद भाई नहीं मान रहे। बस इसी बात से झगड़ा तूल पकड़ता जा रहा है। मैंने कैसरा से सुना है, सईद अहमद ने उस्मान को बुलवाया है। आजकल वो ताहिरा से काफ़ी खार खाए बैठा है। कैसरा ही की ज़बानी है कि आजकल सईद अहमद उसके लिए कोई फैसला करने का सोच रहा है। नफीसा आपा ने बहुत दुख से बयान किया था। सऊद अहमद भी गहरे दुख में घिरे चुपचाप सुनते गए। अल्लाह खैर करे, सारी उम्र इस बर्बादी में गुजार कर अब वो क्या सोच रहे हैं। शाइस्ता ने भी दहल कर कहा था। पता नहीं ये सच भी है कि नहीं, हमारी भावच को तो सारी उम्र अकल नहीं आई। उसकी बहन ने सारी उम्र उसे सुखी रहने ही नहीं दिया, और वो है कि काट की उल्लू बनी हुई है। आपा, शायद आपको बुरा लगे, इसमें कुछ हद तक कसूरवर भाई साहब भी हैं। जब सारी उम्र गुजर चुकी है तो इस उम्र में आकर औलाद का ही कम अज कम ख्याल कर लें। सऊद अहमद दुख से बाहर निकले तो कहे बगैर न रह सके। हाँ, कहना आसान है। सईद अहमद की बातें सुनती हूँ तो दिल रोने लगता है। माँ जाया है मेरा, उसे कभी सुखी और आबाद देखने की सदा ख्वाहिश रखी है। वो कभी मुझे इल्ज़ाम नहीं देता, मगर सच कहती हूँ, उसकी बर्बादी की जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने ही तो घर वालों से ताहिरा को बहू बनाने पर जोर दिया था। वो आंसू बहाने लगी थी। शाइस्ता तासुब से होंठ को चलने लगी। आपा, पुरानी बातें कुरेदने से क्या हासिल, दिल अपना ही दुखेगा। मुझे तो बच्चों का ख्याल आता है। उस्मान बीवी बच्चे समेत इस्लामाबाद अकेला रहता है। समान खुद को घरेलू रंजिशों से दूर रखने के लिए इस तरह बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका है कि आज वो लाहौर में है तो कल इस्लामाबाद, कभी यहाँ है तो कभी वहाँ। अली की जज्बाती तबीयत का बयान ही नहीं। रह गई फरा तो वो ना इधर की है ना उधर की। इस तरह तो बच्चों पर ही गलत असर पड़ रहा है। शाइस्ता को फिर से समान याद आ गया था। किस तरह वो उनसे नाराज होकर गया था, मगर वो उसे उसकी माँ और खाला की बातें बताकर मजीद दुखी और रंजीदा नहीं कर सकती थी। जहाँ तक जरिश की बात थी, उन्होंने उसे किसी न किसी तरह बहला ही लिया था। वो बहल जाती थी, मगर समान असल बात जाने बगैर नहीं टलने वाला था। आपा, भाई साहब ने तो मुझसे भी बात की थी समान और जरिश के रिश्ते के लिए। सऊद अहमद ने ही बताया था। आपा हैरान हुई थी, जबकि शाइस्ता बेतासुर चेहरा लिए बैठी रही। सऊद अहमद उनसे पहले भी जिक्र कर चुके थे। उनके लिए ये इत्तला नई न थी, वो पहले से ही जानती थी। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? उन्होंने नौशीन की अफान से बात तय कर लेने के मौके पर यह बात की थी। तब वो नाराज़ हुए थे कि मैं बाहर लड़का देख रहा हूँ, घर में सामान नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं ये कहकर टाल गया था कि बाद में देखा जाएगा। मगर अगले ही लम्हे उन्होंने जरिश का नाम लेकर मुझे चुप करवा दिया था। वो बता रहे थे जब नौशीन चाय की ट्रे लिए अंदर दाखिल हुई। वो खामोश हो गई। वो बच्चों के सामने ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते थे। नौशीन उनके खामोश होने पर समझ चुकी थी कि किसी अहम मसले पर बात हो रही है। वो फौरन चाय पेश करके अपना और जरिश का मग लेकर उसके कमरे में चली गई। मैंने जरिश की कम उम्री का कहकर टाल दिया था, मगर वो बजिद रहे, बल्कि वो मुझे ये बात याद दिलाते रहे कि मैंने मरती हुई अम्मा जान से भाई साहब के सामने वादा किया था कि मेरी बेटियों में से एक भाई साहब की बहू बनेगी। कहने लगी, तो फिर अब जरिश क्यों नहीं? वो कम उम्र ज़रूर है मगर बालिग है। तब मैंने वक्त आएगा तो देखा जाएगा कहकर बात ख़त्म कर दी थी, और उन्होंने भी ये कहकर दोबारा बात नहीं की थी कि आज या कल तुम्हारे पास जरिश मेरे सामान की अमानत है और वो हमारे घर ही आएगी, ये कभी ना भूलना। उन्होंने तफसील से सारी बात कह सुनाई थी। और तुम मुझे अब बता रहे हो? आपा ने संजीदगी से शिकवा किया था। आपा, मैं नहीं चाहता कि बात एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान तक निकलते हुए हमारे बच्चों के कानों तक पहुँचे और उनके जहन गलत असर लें। भाई साहब ने अगर इतनी बड़ी बात की है तो यकीनन सुमान की रजामंदी से ही की होगी, मगर जरिश इस मामले से लाइल्म ही रहे तो बेहतर है। हम नहीं चाहते थे कि बच्चे की मासूमियत तबाह हो। फिर कौन सा बाकायदा बात तय हुई थी? ज़बानी कलामी गुफ्तगू थी, इसीलिए मैंने वक्त से पहले किसी से जिक्र करना मुनासिब न समझा। उन्होंने ना बताने की मुकम्मल वजाहत कर दी थी। वो अपनी तीनों बच्चियों के मामले में अजहद हसास थे। हादिया के लिए उस्मान के रिश्ते की जब बात कही तो उन्होंने खामोशी से नफीसा आपा के वक़ार के लिए हामी भर के सारा मामला ही हल कर लिया था। दूसरी तरफ उस्मान भी ज़ुबारिया को पसंद करता था, सो इस तरह उस्मान की शादी ज़ुबारिया और हादिया की वक़ार से बखैर आफियत तय हो गई थी। मगर अब मसला गंभीर था। आपा की ज़ुबानी ताहिरा की ज़िद और भाई साहब का रद्द अमल देखकर वो उलझ गए थे।
अगर ताहिरा इसी तरह अपनी जिद पर कायम रही तो तुम क्या करोगे? आपा ने पूछा। उन्होंने शाइस्ता को देखा, उनके चेहरे पर भी यही सोच थी। आपा, सामान मेरा दामाद बने ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। जिस तरह सामान ने सारा बिजनेस संभाल रखा है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि वो मेरा बेटा बन जाए। वक़ार और अफान से बढ़कर वो मुझे अजीज़ है, मगर आपा, मुझे उससे भी बढ़कर अपनी ज़रिश अजीज़ है। जिसने भी उसे ब्याह कर ले जाना है, पूरी आन बान और शान और इज्जत के साथ लेकर जाए, वरना मुझ पर बेटी बोझ नहीं है। अभी उसकी उम्र ही क्या है, सेकेंड ईयर में है। आराम से अपनी तालीम मुकम्मल करे, जब मुनासिब होगा तो शादी भी हो जाएगी। अनचाही बहू वो कभी नहीं बनेगी। ताहिरा ने जिस बात को बुनियाद बनाकर सारी ज़िंदगी खुद भी अजाब झेली है और हम अपने साथ बच्चों को भी ज़िंदगी से खेली है, ऐसे खेल में मैं अपनी बेटी को कतई जाने नहीं दूंगा। मुझे अपनी ज़रिश पर पूरा इत्मीनान है। वो सामान से वालिहाना अकीदत और मोहब्बत रखती है, और ये एक भाई की मोहब्बत से ज़्यादा कुछ नहीं। वो आराम से सब कह गए थे। नफीसा आपा और शाइस्ता दोनों ने गहरी बोझल सांस फिजा में खारिज की थी। शाइस्ता बेगम की तो आंखों में आंसू भी आ गए थे। ताहिरा को खुद आकर पूरी इज्जत और शान के साथ मेरी बेटी को मांगना होगा, वरना कभी नहीं। उनके लहजे में कतियत थी। शाइस्ता के रुखसारों पर आहिस्ता आहिस्ता आंसू गिरते चले गए। वो कैसे कह देती कि उनको समान अहमद किस हद तक अजीज है। वो उनके किन किन ख्वाबों का मरकज था, वो उनकी अनहोनी ख्वाहिशों का महवर था। मगर अब लग रहा था कि सारे ख्वाब मलिया मेट हो रहे हैं, सारी ख्वाहिशें राख का ढेर बनती जा रही हैं। समान अहमद ताहिरा का बेटा था, इनका बेटा कभी नहीं बन सकता था। किस कदर तल्ख हकीकत थी। वो उससे गुज़िश्ता कई दिनों से नजरें चुरा रही थी, मगर अब वो तल्ख सच्चाई हकीकत का रूप धारी उनके सामने मौजूद थी। वो किस तरह इससे इनकारी होती। आपा, नफीसा और सऊद अहमद दोनों ने उन्हें आंसू बहाते देखा। अच्छा है, ये गुबार भी अभी निकल जाए। अगर इसे निकलने को राह न मिली तो ख्वामख्वाह दिल का नासूर बन जाएगा। सऊद अहमद उनके समान अहमद से मुतालिक जज्बात से अच्छी तरह आगाह थे, इसीलिए उन्होंने दो टोक कतियत से ये अल्फाज दोहराए थे। वो शाइस्ता के दिल में कोई उम्मीद बाकी रहने नहीं देना चाहते थे, जिससे न सिर्फ वो खुद दुखी होती बल्कि उनका ख़ानदान भी मुतासर होता। और मुझे अपनी बच्चियां हर शय से ज़्यादा अजीज़ हैं, उन्होंने उनके चेहरे को दुख से सोचते हुए कहा। आप बातें करें, मैं थक चुका हूँ, अब सिर्फ सोना चाहूँगा। वो इस माहौल से ही निकल गए थे। शाइस्ता बेगम को खुलकर रोने का मौका मिला था। शाइस्ता, हौसला करो, ये वो तल्ख हकीकत है जो तुम अव्वल रोज से जानती हो, फिर भी तुम यूं जज्बाती हो रही हो। तुम्हारा ये हाल है तो सऊद को कौन समझाएगा? सईद भाई है उसका, यूं भाई से अपनी जड़ें काटना आसान नहीं है। तुम्हें तो उसकी हिम्मत बंधाना चाहिए, उसको हौसला देना चाहिए। आपा नफीसा उनका कंधा थपकते उन्हें समझा रही थी। उनका दिल भर आया। आपा, सामान पैदा होते ही मेरी गोद में आया था, और फिर जब ताहिरा उसे छोड़कर चली गई थी तो उसे मैंने ही पाला था। हादिया तो मेरी गोद में बाद में आई थी। मुझे तो यूं ही लगता है कि वो मेरा बेटा है। कितनी ख्वाहिश थी कि वो हादिया का नसीब बनता, मगर वक़ार से हादिया की शादी के बाद मैंने ये बात दोबारा न छेड़ी थी। हादिया के बाद नौशीन की तरफ कभी कभार सोच चली जाती थी, मगर जिस तरह सऊद ने आनन फानन हारून भाई से अफान के लिए हाँ कर दी थी, मैं दिल महसूस कर रह गई थी। और अब ज़रिश, जब भी ये सोचती हूँ कि मेरी तीनों बेटियों में से वो किसी एक का भी नसीब नहीं, तो कोई मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में लेकर भींच लेता है। मगर आपा, ये भी सच है, सऊद की तरह मेरी भी ख्वाहिश है कि ताहिरा अपनी खुशी, अपनी रज़ा और दिली रग़बत और आमादगी से उसे मांगे, वरना कभी नहीं। वो रोते हुए अपनी दिली जज्बात बयान कर गई थी। चलो, अभी तो हालात साजगार होने की दुआ तो करो। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं साथ के ज़रिश को मांग लूँ। मगर वो कुछ कहते कहते एकदम रुक गई। महसूस करने के बावजूद शाइस्ता बेगम ने उनके रुक जाने पर कतई ध्यान न दिया था। ये तो किस्मत की बातें हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान का कहीं ना कहीं जोड़ ज़रूर बनाया है। कल जा रही हूँ मैं ताहिरा के यहाँ, कुछ उसकी सुनूंगी, कुछ अपनी सुनाऊंगी। देखती हूँ क्या होता है। वैसे कल दोपहर को उस्मान भी आ रहा है, सईद को भी सामने बिठाकर समझाऊंगी। कुछ न कुछ हल तो निकाल कर ही उठूंगी। उन्होंने अपने इरादों से आगाह किया था। फिर एकदम उन्हें कुछ याद आया तो पूछा, अरे हाँ, तुम्हारी कैसरा से घर में ताहिरा से कोई झड़प हुई थी? आखिरकार उन्होंने शाइस्ता की दुखती रग पर हाथ रख दिया तो वो कुछ हैरान हुई। आपको किसने बताया है? दुपट्टे से अपने आंसू साफ करते पूछा था। लो, मुझे कौन बताता, कल आई नहीं थी कैसरा, वही जिक्र करके गई है। पूरी बी जमालो है, इधर से उधर की और उधर से इधर की लगाई बुझाई करने वाली उसकी आदत नहीं जाने वाली।
ऊपर से उसका मियाँ भी वैसा ही है, औलाद भी उन्हीं के रंग में रंगी गई है। मैं तो सच कहती हूँ, तायरा को इस हाल तक पहुँचाने वाली वही और उसका मियाँ है। अपने घर में वो खुद तो सुखी है, मगर इसे बर्बाद कर दिया है। और ताहिरा तो कानों की ऐसी कच्ची है कि सारी उम्र उसी के कहने पर चली। उन्होंने जी भर के कैसरा को कोसा था। बाकी बहन भाई तो अपने अपने घरों में खुश हैं, सिर्फ ताहिरा की ही मत मारी गई है। वो मज़ीद तबसरा कर रही थी। शाइस्ता बेगम खामोश रहीं। तुमने बताया नहीं क्या बात हुई थी? उन्होंने फिर पूछा था। शाइस्ता बेगम ने आराम से सारी बात कह सुनाई थी। वो सुनकर कलस कर रह गई। अल्लाह समझे इस कैसरा को, इस तरह किसी की बेटी पर इल्ज़ाम लगाकर बोहतानबाजी करके वो अपनी बेटी को बसा लेंगी। न जाने लोग दूसरों का घर उजाड़ने से पहले अपने आशियाने की फिक्र क्यों नहीं करते। छोड़ें आपा, मुझे तो ये दुख है, जरिश वहाँ जाती है, न जाने ताहिरा उसके साथ क्या क्या बदकलामी करती होगी। मुझे उसने कभी आकर इधर की बात नहीं बताई, बल्कि खुश हो होकर हर बार भाई साहब, अली, फरा और सुमान की बातें ही करती रहती है। अल्लाह तायरा को हिदायत दे। ये हिदायत ऐसी चीज़ है जो किसी के समझाने से नहीं आती, बल्कि खुद अकल करने से आती है। जब अकल पर पर्दे पड़ जाएं तो हर चीज़, हर भलाई पसे पुष्प में चली जाती है। अल्लाह उसकी अकल पर पड़ने वाले पर्दे हटा दे। अम्मा जी, अब्बा जी दोनों सईद अहमद और ताहिरा की ख़राब ज़िंदगी का दुख लिए कब्र में जा उतरे थे। वो घर दो घरों में बढ़ गया। तुम लोग यहाँ आबाद हुए, वो लोग वहाँ। देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे लिए तो दोनों भाई जान से बढ़कर हैं। अल्लाह बस हिदायत दे। वो गमगीन होकर रो दी तो शाइस्ता ने खामोशी से उनको बाजू के हिसार में ले लिया था। हौसला करें, सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नफीसा आपा के बजाय शाइस्ता ने इस बात से खुद को ही ज्यादा हौसला दिया था। शहवाना जुमान और बदर आरा की मैगजीन रिपोर्ट बमा तस्वीर दोनों के साबका तमाम अफेयर्स के साथ सच क्या है मैगजीन की जीनत बन चुकी थी। सुबह से लेकर शारिक जमान को कारीन के कई फ़ोन आ चुके थे, मगर वो एक भी रिसीव नहीं कर रहा था और ना ही करना चाहता था। इसने 2 दिन से अपना मोबाइल बिल्कुल ऑफ कर रखा था। कल से वो घर भी नहीं गया था। फिर वो उस घर में जाकर क्या करता? बीमार माँ का चेहरा उसे मजीद महरूमियों में धकेल देता था। नौकरों की एक फौज थी घर में, मगर वहाँ सुकून न था जिसकी तलाश आजकल इसको थी। सुबह से शाम और शाम से रात होने लगी। वो यूं ही ऑफिस चेयर पर बैठा रहा। मंसूर लाला ने इस मैगजीन रिपोर्ट के छपते ही तयशुदा मुआवजा भेज दिया था, जो उसकी टेबल के लॉकर में मौजूद था और लम्हा ब लम्हा उसे अंदर ही अंदर डसता जा रहा था। पहली दफ़ा एहसास हुआ कि सच क्या है, बाज़ औक़ात इंसान के लिए किस कदर तल्ख बन जाता है। गैरतमंदी का खून रगों में तैरने के बावजूद बेगैरत बन जाना किस कदर दुश्वार होता है। बाज़ औक़ात हकीकत का खुली आंखों से मुकाबला करना जान से गुजरने से भी दुश्वार होता है। वक्त बीता जा रहा था। वक्फे वक्फे से उसकी टेबल पर पड़े टेलीफोन की घंटी बजती रही थी, मगर उसे जैसे परवाह ही न थी। न जाने कब तक यही कैफियत बरकरार रहती। उसके अंदर की घुटन उसके अंदर मजीद वहशत भरती जा रही थी। उसी वहशत से घबरा कर वो अपनी चीज़ें समेट कर ऑफिस से निकल आया था। कल से वो यहाँ पर था। गेट पर मौजूद गार्डमैन भी यहीं था। अक्सर जब वो यहाँ रुकता था तो वही उसके खाने पीने का बंदोबस्त करता था। अब उसे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते देखकर वो समझ गया था कि वो जा रहा है। सर, ऑफिस को लॉक लगा दूं? वो गाड़ी में बैठ रहा था जब उसने पूछा था। शारिक जमान ने सिर्फ सर हिलाने पर इक्तफा किया था। वहां से निकलने के बाद वो कितनी देर तक बेमकसद ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा था। उसका जहन कहीं भी नहीं ठहर रहा था। उसे कहाँ जाना था, क्या करना था, वो कुछ नहीं जानता था। सिर्फ खबर थी तो ये कि शहवाना जुमान उसकी बहन है और बदर आरा उसकी माँ। मैगजीन के सफ़हात की जीनत बनने वाली दोनों की तस्वीर और साबका फेयर्स। शारिक ज़मान का जी चाह रहा था कि वो किसी पोल के साथ अपनी गाड़ी टकरा कर अपने आप को ख़त्म कर ले। जिस परछाई से वो बचपन से जवानी तक लड़ता आया था, वो अब उसको मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में मुक़ीद करने को तैयार थी। कितनी बार वो ख़ुद को ये कहकर बहला चुका था कि उसकी माँ मर चुकी थी, उसकी कोई बहन थी ही नहीं। मगर हर दफ़ा लाला मंसूर की करी गुफ्तगू, दोनों माँ बेटी की तस्वीर और मैगजीन की रिपोर्ट उसे पागल कर देती थी। ना जाने कब उसने यंगेस्ट क्लब की जानिब गाड़ी मोड़ ली थी। वो होश में तो उस वक्त आया जब गाड़ी क्लब के मेन गेट के सामने रुक चुकी थी। वहाँ मौजूद गार्ड ने उसे देखकर एहतरामन सैल्यूट करते हुए गेट खोल दिया।
وہ جب بھی اس طرح انتشار و وحشت کا شکار ہوتا تھا وہ یہاں چلا آتا تھا۔ نہ جانے پہلی بار وہ یہاں کب آیا تھا، اب تو وہ یہ بھی بھول چکا تھا، مگر یہاں کے لوگوں سے آنے والے امیر زادوں اور زادیوں سے اس کی پرانی الگ سلگ تھی، یہ سب ہی جانتے تھے۔ شارق زمان نے آہستگی سے گاڑی اندر پارکنگ میں جا کر کھڑی کی۔ اندر داخل ہو کر بہت سے لوگوں نے اسے ویلکم کہا تھا۔ کئی لڑکیوں نے دور سے ہی ہاتھ لہرائے اور کچھ امیر زادیوں نے اسے دیکھ کر اپنے بیگ سے اپنا روپ بہروپ دیکھنے کو آئینے نکالے تھے۔ وہ ایسی ہی شخصیت کا مالک تھا، بھرپور مردانہ وجاہت، دلکش و دل نشین سراپا۔ جس راہ سے بھی گزر جاتا تھا ہزاروں پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ اس کے اندر صرف باپ کی وجاہت و دلکشی ہی نہیں سمیٹ آئی تھی، بلکہ ماں کی خوبصورتی اور اکڑپن بھی موجود تھا۔ وہ کش تھا، ہر جائی تھا۔ یہاں کتنی امیر زادیاں اس کے صرف ایک جنبش ابرو کی منتظر تھیں۔ وہ ان کی رانائی و خوبصورتی سے فائدہ بھی اٹھاتا تھا، مگر کوئی بھی اس کے اندر کی مرد کو مطمئن نہ کر پائی تھی۔ وہ صرف ان کو دیکھتا تھا، ان کے ساتھ ہنس بول کر گفتگو کرتے، ڈائلاگز بول کر اپنے کچھ پل حسین کر لیتا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی لڑکی اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا نہ کر پائی تھی، بلکہ وہ بہت جلد اکتا جاتا تھا۔ وہ فطرتاً ہر جائی تھا۔ اپنی اس خصوصیت سے نہ صرف وہ خود آگاہ تھا بلکہ یہاں موجود ہر شخص جانتا تھا۔ اس سارے کھیل میں اس نے کبھی خود سے کسی لڑکی کی جانب پیشرفت کی بھی نہ تھی۔ یہ امیر زادیاں خود تھیں جو اس کی جانب پکے پھل کی طرح آ گرتی تھیں۔ وہ تو صرف ان کی خواہش پوری کرتا تھا۔ صرف چند حسین لمحے ہوتے تھے اور بس۔ وہ کبھی آخری حد تک نہیں گیا تھا۔ اسے خود پر کنٹرول ہوتا تھا۔ شاید پتہ نہیں کون سی نیکی تھی، کون سی طاقت تھی جو اسے برائی کی دلدل میں اترنے کے باوجود باہر کھینچ لاتی تھی، اور پھر وہ کئی دن تک ملول و پشیمان رہتا تھا، اپنے آپ سے الجھتا، خود سے لڑتا، مگر پھر جب اس کے اندر ایسی آگ لگتی تو وہ پھر یوں ہی بکھر جاتا، پھر یہیں آ کر اسے پناہ ملتی تھی۔ اس وقت بھی وہ خاموشی سے اپنی مخصوص کرسی پر آ بیٹھا تھا۔ ویٹر اس کا مخصوص گلاسوں سے پکڑا گیا تھا اور وہ ارد گرد دیکھتا رہا۔ ہیلو، بہت دنوں بعد آئے ہو آج؟ یہ زیبا تھی جو اسے دیکھ کر اس کی ٹیبل پر چلی آئی تھی۔ کروڑوں کے مالک باپ کی اکلوتی جانشین تھی، اکثر یہاں آتی رہتی تھی۔ یہاں کے سب ممبر اسے جانتے تھے۔ شارق زمان نے سر اٹھا کر اسے صرف ایک نظر دیکھا تھا۔ پچھلے وزٹ میں یہ لڑکی اسے اچھی لگی تھی، مگر اس بار اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، حتیٰ کہ خوبصورتی کی انتہا تک حسین لڑکی زیبا بھی نہیں۔ کیا بات ہے، بہت خاموش ہو؟ آر یو آل رائٹ؟ اپنے حسین ہاتھ اس کے بازو پر رکھ کے وہ ایک ادا سے پوچھ رہی تھی۔ نہ جانے شارق زمان کو کیا ہوا تھا، اس نے نفرت سے زیبا کے آنے کے ہاتھ جھٹک دیے تھے۔ شٹ اپ، حد میں رہو، وہ پھنکارا تھا۔ زیبا حیران ہوئی۔ پچھلی ملاقات میں تو وہ اس پر بری طرح مہربان تھا، مگر اس بار تو… وہ حیرت سے شارق کو دیکھ رہی تھی۔ واٹ اے نان سینس! شارق زمان کے یوں نخوت سے ہاتھ چٹکنے پر وہ اپنی ننھی سی ناک سکیڑ کر اسے گھوری تھی۔ شارق نے ایک غیظ بھری نظر اس کی جانب کی، مگر پھر نگاہ بدل کر رہ گیا۔ اندر جو آگ جل رہی تھی اس کی تپش سے اس کا اندر تو جل ہی رہا تھا، لیکن دماغ بھی جلس رہا تھا۔ لیو می الون! اس کا بس چلتا تو پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ اس سمے اپنے سامنے بیٹھی لڑکی شہوانہ زمان اور بدرارہ کا ہی عکس لگ رہی تھی۔ اوہ یو! کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ وہ لڑکی بھی ایک دم پھنکاری تھی۔ شارق زمان نے اپنی انگارہ آنکھیں اس کے سرخ و سفید سلیقے سے کیے گئے میک اپ سے سجے چہرے پر ڈالی تھی۔ میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ آتش فشاں مادے کی مانند پھٹ پڑنے کو تھا۔ دیکھ لوں گی میں تمہیں بھی، میرے پاؤں نہ چاٹے تو کہنا، یاد رکھنا۔ زیبا کیانی کو اپنی اس درجہ ہتک پر کسی طور برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ارد گرد کی میزوں پر موجود کئی نفوس اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ زیبا کیانی کو بے انتہا سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ اپنے پاؤں پٹکتے اسے دھمکی دیتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ شارق نے نخوت سے سر جھٹکا اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ وہ ایک اور گلاس اسے تھما گیا تھا۔ زیبا سے جھڑپ کا نتیجہ تھا یا اس گلاس کے اثر سے اس اندر کی کھولن پہلے سے کچھ کم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کلب میں ہمیشہ اسے اس کے اندر کی وحشت اور دیوانگی اور پاگل پن کھینچ لاتا تھا۔ اکثر راتیں وہ گھر سے باہر گزارتا تھا، مگر اس دفعہ تو گھر والوں کو اس نے پرسوں سے اپنی کوئی خبر ہی نہیں دی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ اکثر اماں سے بات کر لیا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ وہاں بیٹھے آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اس کے خشک و سرد رویے کو محسوس کر کے کسی نے بھی اس کے قریب پھٹکنے کی کوشش نہ کی تھی۔ زیبا کی شامت وہ لوگ دیکھ چکے تھے۔ اس کے بعد کوئی بھی اس کی میز کی جانب نہیں آیا تھا۔ بہت سا وقت گزرنے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ گیا۔
वहां मौजूद नफूस ने अपने अपने दौलत कदों की तरफ वापसी की राह पकड़ रहे थे। वो भी अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। इस हालत में घर जाने का उसका कतई मूड नहीं था। लाख बेबाक सही, मगर अम्मा और खानदान के दीगर अफराद के सामने वो बहुत बाहया ही रहा करता था। उसकी ये सारी सरगर्मियां सिर्फ बाहर की हद तक थीं। खानदान की सतह पर वो बहुत कम वो अपनी ज़ात में मगन रहने वाला लापरवाह सा इंसान था। खानदान के अक्सर अफराद को इससे बहुत से गिले शिकवे थे। कभी वो इनका ख्याल करता और कभी नफरत से टाल जाता था, और कभी कभार उसे अपनी माँ के साथ साथ ये लोग अपनी बर्बादी के जिम्मेदार महसूस होते थे। रिफत बाजी अच्छी थी, अम्मा भी उसका ख्याल रखती थी, मगर इन सब रिश्तेदारों में सिर्फ नवाज फारूक ही उसे पसंद था। ना जाने क्यों उसे उससे निहायत उनसियत महसूस होती थी। यही वजह थी कि उसकी उससे दोस्ती भी थी। वहां से निकलने के बाद वो कितनी देर बेमकसद सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा, और फिर फजर की अजानें जब सुनाई दी तो वो खामोशी से अपनी दफ्तर की जानिब वापस लौट आया। उसका ऑफिस उसकी अच्छी पनाहगाह था, जो कि अब भी उसके काम आ रही थी। फरह 3 बजे के करीब अली के साथ कॉलेज से लौटी तो सामने ही उस्मान भाई और पुप्पो नफीसा को बैठे देखकर हैरान रह गई। अस्सलाम वालेकुम। कितने महीनों बाद वो उस्मान भाई को देख रही थी। एकदम जज्बाती होकर भागकर भाई के पास आई। वालेकुम अस्सलाम, अच्छी हो? उन्होंने मोहब्बत और अपनायत से उसका सर थपकते हुए अपनी तरफ चेहरा करके पूछा तो वो हंस दी और सर हिला दिया। बहुत अच्छी हूँ, बहुत दिनों बाद आए हैं। भाभी और हमजा को नहीं लाए? और इस तरह अचानक? उनसे जुदा होकर कितने सवाल कर दिए थे। वो मुस्कुरा दिए। धीरज से सब सवालों के जवाब मिलेंगे, पहले फुप्पो से तो मिलो। उन्होंने उसकी तवज्जो फुप्पो की तरफ मबजूल करवाई तो वो शर्मिंदा होकर फौरन उनकी तरफ बढ़ी थी। उन्होंने मोहब्बत से गले लगाया। कैसी हैं पुप्पो? जीती रहो, खुश रहो। उन्होंने शफकत और मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी। वो झीम गई, जबकि एक तरफ बैठी ताहिरा बेगम को उनकी एक कार्रवाई कतई न भाई थी। उनके चेहरे के जाविये बिगड़े थे। अली उस्मान से गले मिलकर फुप्पो से प्यार लेकर वहीं सोफे पर बैठ गया था, जबकि फुप्पो ने मोहब्बत से फरह का हाथ थामकर अपने पास बैठा लिया था। आप लोग कब आए? अली ने पूछा। मैं तो आज 10 बजे की फ्लाइट से सीधा घर ही आया हूँ, जबकि फुप्पो तुम लोगों की आमद से आधा घंटा पहले ही आई हैं, उस्मान भाई ने बताया। आप रहेंगे ना? अली ने उस्मान को देखते हुए पूछा तो उन्होंने नफ़ी में गर्दन हिला दी। नहीं, यहाँ एक ज़रूरी काम था, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पर आया हूँ। ज़ोबारिया अपनी अम्मी के यहाँ चली गई थी, फिर ड्यूटी का भी मसला होता है, मेरे लिए रुकना नामुमकिन है। अजीब टफ जिंदगी है फौजियों की भी। शुक्र करें आपके ससुर कर्नल है, जो उनकी सिफारिश पर आपको सिर्फ इस्लामाबाद में ही मुस्तकिल रखा हुआ है, वरना जिस तरह फौजियों की पोस्टिंग एक शहर से दूसरे शहर में होती रहती है, आप भी फंसे होते इधर से उधर के चक्कर में। अली ने हंस कर छेड़ा था। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। तुम दोनों आकर ही जम गए हो, जाओ अपने अपने कमरों में जाकर कपड़े तब्दील करो, फिर खाना खाओ। फराह उस्मान और फुप्पो से कुछ और भी पूछना चाहती थी, मगर ताहिरा बेगम के टोकने पर लब सी गई। अच्छी तरह समझ गई कि उनका मूड ऑफ है, इसीलिए फौरन उठ गई। आंखों ही आंखों में अली को भी अम्मी के खराब मूड का बताया, मगर वो मजीद फैल कर बैठ गया। फुप्पो, और सुनाइए, घर में सब कैसे हैं? हादिया पी, भाई वगैरह? फराह का दिल चाहा अपना सर पीट ले। अली ने जानबूझकर वो मौजू छेड़ा था जिससे अम्मी का ब्लड प्रेशर ज़रूर हाई होना था। अल्लाह का शुक्र है। साथ भाई की सुनाइए, सुना है इसी साल चंद माह बाद आ रहे हैं वो। अम्मी ने अब बाकायदा अली को घूरना शुरू कर दिया था। फराह ने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। हाँ माशाल्लाह, उसकी भी तालीम मुकम्मल हो गई है, बस रुका हुआ है। कह रहा था कि चंद ज़रूरी काम है, वो निपटा कर ही आएगा। अल्लाह साथ खैरियत के वो दिन लाए। पुप्पो के लिए तो बस साथ का नाम ही काफ़ी था। वो फौरन शुरू हो गई। ताहिरा ने खा जाने वाली नज़रों से अली की हरकत को देखा। नफीसा बेगम से उनको कई शिकवे शिकायतें थीं। अव्वल उस जिक्र वो शाइस्ता की भाभी थी, फिर उनको इसी जहन्नुम में धकेलने में उनका ज़्यादा हाथ था। सईद अहमद से उनकी शादी करवाने में सारा क्रेडिट ही इनको जाता था। उसके बाद उन्होंने दोनों बेटियों जोया और मारिया की शादियां भी इनके सगे भाई के बेटों से की थी। दोनों बहनें ऐश कर रही थीं वहाँ। अपने उस बड़े भाई से भी उनको शुरू से ही अनबन चलती आई थी। वो असूल की बात करते थे। उनके कैसरा और ताहिरा दोनों से इख्तिलाफात रहते थे, सो इन दोनों बहनों को उनसे और ये कशीदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली गई, जिसका वो सारा जिम्मेदार नफीसा आपा को ही समझती थी, जो सईद अहमद की बहन थी, जो उन्हें कुछ बोलना पड़ता था, वरना वो इनको मुंह भी कभी ना लगाती। इस वक्त भी मुंह ही में बुड़बुड़ाते हुए उठ खड़ी हुई।
عثمان نے پھپھو کے آتے ہی سعید احمد کو اطلاع کر دی تھی، سو عثمان کی آمد اور نفیسہ آپا کی وجہ سے وہ کچھ لمحوں بعد بس پہنچنے ہی والے تھے، اسی لیے وہ خاموش رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سعید اور سمان احمد بھی آ گیا تھا، بھائی اور پھپھو کا سن کے۔ عثمان نے کھانا نہیں کھایا تھا، سب نے اکٹھے ہی ٹیبل پر دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھاتے ہی سعید احمد اٹھ گئے تھے، جاتے جاتے انہوں نے فرح کو چائے بنانے کا کہا تو وہ فوراً چائے بنانے کچن میں گھس گئی۔ بہت کم ایسا ہوا تھا کہ گھر کے سب افراد ایک ہی ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تھے۔ آج جمع ہوئے تو فرح بے انتہا خوش تھی۔ ماجدہ کھانے کے برتن اٹھانے لگی تو سب ایک ایک کر کے اٹھ گئے۔ پھوپھو، علی، طاہرہ اور سعید احمد لاؤنج میں ہی آ بیٹھے تھے، جبکہ عثمان سمان احمد کو لے کر اس کے کمرے میں چلے آئے تھے۔ زباریہ بھابھی اور حمزہ خیریت سے ہیں؟ سمان نے عثمان کو بستر پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سب خیریت ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں آج کیوں آیا ہوں؟ انہوں نے سمان احمد سے پوچھا تو اس نے ناسمجھی میں انہیں دیکھا۔ نہیں، مجھے ابو نے بلوایا ہے، انہوں نے آرام سے بتایا تھا۔ سمان احمد حیران ہوا، ابو نے تو ان سے کوئی ذکر نہیں کیا تھا، کیوں؟ کوئی کام تھا انہیں آپ سے؟ گھر میں جو ٹینشن چل رہی ہے اس سے تو تم باخبر ہی ہوگے۔ اب کے سمان نے صرف سر ہلایا تھا۔ ابو نے مجھے فون پر سب کچھ بتایا تھا کہ آج کل میں آ کر اپنی ماں کو سمجھاؤں، ورنہ نتائج کی ذمہ دار وہ خود ہوں گی۔ عثمان نے ابو کے الفاظ دہرائے تھے۔ او آئی سی، سمان نے ہونٹ چکیرے۔ میں اس مسئلے پر سوچ سوچ کر الجھ گیا ہوں۔ امی ابو کبھی اپنی اپنی ضد نہیں چھوڑیں گے، بچپن سے اب تک ان کے یہی حالات دیکھتے آ رہے ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے میں سب سے الگ تھلگ اپنوں سے دور اسلام آباد میں خود ساختہ جلا وطنی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ زباریہ میرا انتخاب غلط نہیں ہے، مگر والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے حقیقی گھر میں جو سکھ چین ہوتا ہے اس سے تو میں محروم ہی ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی ہی کوئی جلا وطنی تمہیں بھی برداشت کرنی پڑے۔ سمان احمد انہیں بغور سن رہا تھا۔ وہ رکے، پھر سمان احمد کو دیکھ کر مسکرائے۔ دیکھو یار، ان حالات میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ امی ابو میں سے کسی ایک کے انتخاب کو اہمیت دینا ہوگی، زرش یا فوزیہ۔ لڑکیاں دونوں ہی اچھی ہیں، خوبصورت، ویل آف اور مہذب۔ فوزیہ میں صرف ایک خامی ہے کہ خالہ قیصرہ کی طرح اس میں بھی ادھر سے ادھر لگائی بجائی کی عادت ہے، اور یہ خامی اس کی ساری خوبیوں کو پس منظر میں دھکیل دیتی ہے۔ اور زرش میں سب سے بڑی خامی اور جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حد درجہ معصوم ہے اور کم عمر بھی۔ اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شاید اسی لیے اس کے کمرے میں آئے تھے۔ سمان احمد نے ان کے چہرے سے نظریں ہٹائی تھیں۔ وہ کیا چاہتا تھا؟ سمان احمد نے اپنے دل پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میری جو خواہش ہے وہ امی ابو دونوں میں سے کسی کو ہی قبول نہیں ہوگی۔ سمان احمد کے لہجے میں خود بخود تلخی اتر آئی تھی۔ کیا ہے تمہاری خواہش؟ عثمان احمد نے دریافت کیا تو وہ تلخی سے ہنس دیا۔ میری خواہش ہے کہ اس گھر میں جو بھی لڑکی آئے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی من پسند اور خواہش ہو، چاہے وہ زرش ہی کیوں نہ ہو۔ سمان احمد نے اپنی خواہش کو اس انداز میں ظاہر کر دیا تھا کہ عثمان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ تم فوزیہ کے بجائے زرش کو اہمیت دے رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے تعجب سے استفسار کیا تھا۔ سمان احمد جھیم سا گیا۔ وہ اپنے آپ کو پرت در پرت لپیٹ کر رکھنے والا بندہ تھا، مگر اس معاملے میں وہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں پر عیاں ہوتا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ ان حالات میں اور خاندانی رنجشوں کو بھلانے کے لیے زرش کسی پل کا کردار ضرور ادا کر سکتی ہے، اس نے سادگی سے کہہ دیا تھا۔ عثمان نے سمان احمد کو بغور دیکھا، پھر مسکرا دیے۔ یہ کہو کہ تم خود ہی زرش کے سب سے بڑے حامی ہو؟ انہوں نے چوٹ کی تھی۔ یوں تو پھر یوں ہی صحیح، آپ کی سمجھداری ہے۔ سمان احمد نے بھی ان کی بات اڑانے کی کوشش کی تھی، بلکہ کندھے اچکائے تھے۔ انہوں نے سمان کے کندھے پر دھپ لگائی۔ یار الو نہ بناؤ، سیدھے سادے انداز میں اپنے دل کی بات کہو۔ ابو جی نے ہی مجھے یہ کام سونپا تھا کہ تاکہ وہ امی کے سامنے دو ٹوک بات کر سکیں۔ دوسرا، انہیں کچھ تمہاری دلی کیفیت کا اندازہ بھی ہے۔ میں تو یوں ہی تمہیں موضوع پر لا رہا تھا، کیا میں نہیں جانتا کہ تمہاری زرش سے کس حد تک انسیت ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سمان احمد نے صرف گھورنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ کتنے تیز تھے، اسے الو بنا رہے تھے۔ جب ابو سب سمجھتے ہیں تو پھر میرے منہ سے سننا لازمی ہے کیا؟ جو ان کی مرضی وہی میری بھی مرضی ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ سمان احمد نے خوش خفا سے انداز میں کہا تھا تو عثمان ہنسنے لگا۔ ابو امی کے سامنے اس طرح اسٹینڈ لے رہے ہیں تو یقیناً وہ ساری بات اچھی طرح سمجھ کر ہی لے رہے ہیں، تمہارا نام استعمال کیے بغیر۔ اتنا تو انہوں نے میرے اور ہادیہ کے سلسلے میں بھی آنا کا مسئلہ نہیں بنایا تھا جتنا کہ اب۔ وہ کھل کر تبصرہ کر رہے تھے۔
ابو چچا جان سے بات کر چکے ہیں، شاید چچی جان کو بھی میری دلی کیفیت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی، مگر میں نے بارہا محسوس کیا ہے وہ کچھ کہتے کہتے رک جاتی ہیں۔ زرش اس معاملے سے قطعی نابلد ہے۔ پھر جب ابو نے چچا جان سے بات کی تھی تو مجھ سے میری رضامندی لی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں راضی ہوں تو وہ تبھی چچا جان کے سامنے بات کریں، ورنہ میری پسند کو اہمیت دی جائے گی۔ اور یہ سچ ہے کہ ابو کے پوچھنے کے بعد ہی مجھ پر انکشاف ہوا کہ زرش میرے لیے ایک چچا زاد نہ تھی، بلکہ وہ شروع سے ہی میرے لیے بہت خاص اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے ابو سے سوچ کر جواب دینے کا وقت مانگا تھا، اور اس ساری مہرت میں میرے سامنے گزشتہ ایک ایک پل واضح ہو گیا تھا۔ شاید زرش کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں اس طرح مقام نہ بنا سکے جس طرح وہ بنا چکی ہے۔ اس کے علاوہ میں کسی اور کے ساتھ زندگی بھی نہ گزار سکوں۔ سمان احمد نے آہستگی سے اپنے جذبات و احساسات سے آگاہ کر دیا تھا۔ عثمان پرسوچ نظروں سے سمان کو دیکھے گئے۔ اب اگر امی ابو کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو پایا تو تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کچھ توقف کے بعد پوچھا تھا۔ تو میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب تک امی ابو کا ایک فیصلہ نہ ہو جائے، ورنہ آدھی زندگی تو گزر چکی ہے، زیادہ سے زیادہ آدھی اور ہوگی، گزر ہی جائے گی۔ مگر یہ بات کلیئر ہے، زرش نہیں تو کوئی اور بھی نہیں۔ سمان احمد نے کھل کر عثمان کے سامنے ہی اپنا سارا معاملہ کلیئر کر لینا چاہا تھا۔ عثمان احمد تفکر سے اسے دیکھنے لگے۔ اب تو کچھ نہ کچھ ضرور ہی کرنا ہوگا، بس یار تم ہمت نہ ہارنا۔ میں دونوں کو منانے کی کوشش کروں گا کہ وہ اسے انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے خاندانی بقا کا معاملہ جان کر اہمیت دیں، ورنہ یہ رنجشیں کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ عثمان نے سمان کے کندھے پر محبت سے ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تو سمان نے اس بات سے سر ہلا دیا۔ یہی تو سارا مسئلہ ہے، وہ ان معاملات کو صرف انا کا ہی تو مسئلہ بنا رہے ہیں۔ نہ جانے کس کس محرومی کا بدلہ وہ یہ ایشو اٹھا کر لینا چاہتے تھے۔ زرش کے معاملے کی حد تک تو میں ابو کا ساتھ دے رہا ہوں، مگر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر انہوں نے مزید جن مسائل کو کھڑا کر دیا تھا وہ تو اس معاملے کو مزید بگاڑ دیں گے۔ سمان احمد واقعی کافی حد تک ٹینس تھا۔ عثمان احمد اچھی طرح محسوس کر گئے تھے میں پتہ ہوں کیا سوچ رہا ہوں۔ سمان احمد نے کچھ دور سوچنے کے بعد عثمان احمد کو متوجہ کیا تو عثمان احمد اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے گئے۔ کئی دنوں سے میرے ذہن میں خیال بار بار آ رہا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے امی ابو کے درمیان جو شدید ناچاقی ہوئی ہے، اس وقت اس کا حل کیا جائے۔ امی ابو کے درمیان حالات سازگار ہوں گے تو دونوں ہی اس مسئلے کو اہمیت دیں گے۔ ایسے میں امی کو زرش کے لیے کنونس کرنا آسان ہو سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے کا حل صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ ابو اپنے فیصلے کو اہمیت دیں گے اور امی اپنے فیصلے کو، جبکہ ہمیں درمیانی راہ نکالنا ہے۔ مجھے شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے اور زرش بھی ابھی پڑھ رہی ہے۔ چچا کم از کم اس کی گریجویشن سے پہلے شادی کبھی نہیں کرنے والے۔ جب تک تو ہم اپنے طور پر حالات کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر یہ طے ہے کہ امی کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ میرے لیے ابو کے ساتھ امی کی رائے بھی اولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ اگر نہیں مانیں گی تو یہ مسئلہ جوں کا توں رہے گا، تا وقت یہ کہ وہ دل و جان سے راضی نہ ہو جائے۔ سمان احمد نے اپنی سوچ سے عثمان احمد کو آگاہ کر دیا تھا۔ وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا گئے۔ سوچ تو تمہاری بھی درست ہے، جب تک امی ابو کے درمیان کسی فیصلے پر اتفاق نہیں ہوتا یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ عثمان احمد نے سمان احمد کو آنے والے حالات سے بھی آگاہی دی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ چچا جان کے گھر کی کیا کنڈیشن ہے؟ میرا مطلب ہے وہ لوگ ہمارے گھر کی ساری صورتحال سے کیا باخبر ہیں؟ عثمان کو اچانک دوسری جانب کا بھی خیال آیا تھا۔ میں نہیں جانتا، آفس میں تو روز چچا جان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کی کسی بات سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر میں چلنے والا جھگڑا ان لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا ہو۔ ہاں البتہ چچی جان کچھ افسردہ بلکہ غم زدہ ہے۔ کیوں؟ میں نے بہت دفعہ ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے، مگر وہ تو کچھ بھی بتانے پر آمادہ ہی نہیں۔ اور تو اور انہوں نے زرش کو بھی یہاں آنے سے منع کر دیا تھا۔ 2 دن پہلے میں ادھر گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے بارہا پوچھنے کی کوشش کی، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتانے والی۔ جواباً میں ان سے خفا ہو کر آ گیا تھا۔ یہ 2 دن میں نہیں گیا، اس انتظار میں رہا کہ شاید وہ رابطہ کر لیں، مگر ان کی خاموشی دیکھ کر لگتا ہے مجھے کل خود وہاں جانا پڑے گا۔ سمان نے وہاں کے موجودہ حالات سے عثمان احمد کو پوری طرح آگاہ کیا تھا۔ یہ تو گمبھیر مسئلہ ہے، دونوں طرف سے ایک طرح کے ہی حالات ہیں۔ بندہ کس کس محاذ پر لڑے؟ میدان جنگ میں تو لڑنا آسان ہوتا ہے کہ وہاں سامنا دشمن سے ہوتا ہے، مگر گھریلو محاذ سے کسی بھی طرح کامیابی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہاں ہمیں شکست دینے والے بھی ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں۔
عثمان احمد دھیرے سے ہنس دیے، پھر باہر جانے کی نیت سے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں باہر دیکھوں کیا حالات چل رہے ہیں، بے وقت کئی موازوں پر لڑنے کی ضرورت ہے۔ عثمان احمد کی بات پر وہ بھی مسکرا دیے، اور پھر عثمان کو باہر نکلتے دیکھ کر وہ بھی اس کے ہمراہ ہو لیا تھا۔